जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और जब वहां प्रलय चलता है तो जाहिर है माल के साथ साथ जान का भी नुकसान होगा ही, हो भी रहा है। इन दिनों आप तमाम टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तबाही की डरावनी तस्वीरें देख रहे होंगे। पानी जो जिंदगी का आधार है, वह जिंदगी मिटाने पर आ जाए तो फिर कोहराम है और चीख पुकार है। पहाड़ टूट रहे हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं, पुल बह रहे हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, जान पर बन रही है और जान जा भी रही है। ऐसा प्रलय की रूह तक कांप जाए। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं जो सैलाब के सनकीपन का सबूत दे रहे हैं। पानी कितना ताकतवर होता है और वो कितना रौद्र हो सकता है, इन तस्वीरों से आपने समझा होगा। लगातार हो रही तेज़ बारिश और बादल फटने से सबसे ख़राब हालात हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू की लग घाटी में बादल फटा और 100 बीघा ज़मीन बह गई। शिमला ज़िले के पलवी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आया और 3 लोगों की मौत हो गई। बिलासपुर ज़िले में शादी से लौट रहा एक बुजुर्ग उफनते नाले में फंस गया और शव 2 किलोमीटर दूर गोविंद सागर झील में मिला। सिरमौर ज़िले के धौला कुआं में बरसाती नाला पार करते समय एक नौजवान उसकी चपेट में आया, बहा और ख़बर ये है कि मनाली में 3 वॉल्वो बसें भी बह गईं। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 7 नेशनल हाईवे समेत 828 से ज़्यादा सड़कें ठप हैं, जिनमें चंडीगढ़ मनाली NH भी शामिल है। 4686 बिजली ट्रांसफार्मर और 4833 जो पानी वाली परियोजनाएं होती हैं पीने के पानी की, बाढ़ के चलते प्रभावित हैं। बारिश से ब्यास नदी भयानक हुई पड़ी है। उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मनाली के किसान भवन में 29 लोग फंसे हुए थे। बड़ी मशक्कत से उनको बाहर सुरक्षित निकाला गया। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वो घर हो या सेब के बागान, सड़कें हों, पुल हों या फिर पहाड़, सबकी शामत आई पड़ी है। भारी बारिश का दौर जारी है। कुल्लू जिला में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये ब्यास नदी है रौद्र रूप में है और इसके चलते जो नेशनल हाईवे 03 है वो उसका संपर्क बाकी जगह से कर चुका है। लगातार नुकसान की जो खबरें हैं वो जिला में सामने आ रही है। ब्यास नदी में
काफ़ी जगह नुकसान हुआ है, काफ़ी जो संपर्क मार्ग है वो टूट गए हैं क्योंकि नदी नाले तमाम उफान पर हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले क्योंकि भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश चलते जो ब्यास नदी है वो उफान पर है। बारिश लगातार हो रही है, तमाम नदी नाले उफान पर है। जो और नेशनल हाईवे 0 नंबर 3 है वो उसका संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। मनाली जो है इस वक्त अलग थलग पड़ा हुआ है। अटल जाने वाला रास्ता भी बंद है। तमाम जो ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लगातार बारिश है वो यहाँ पर हो रही है और भारी बारिश से लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही है। कुल्लू जिला में एक महिला की मौत होने का मामला भी सामने आया है। भारी बारिश होते लैंडस्लाइड हुआ था और वो घर में मलबे के नीचे दब गई थी जिससे उसकी मौत हो गई है और लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। ग्राउंड जीरो से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर हो रही है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से ये अपील की कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। कहीं भी जिंदगी को कोई मुरव्वत नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग मुसीबत में हैं, डर में हैं और जो सड़क पे है उसकी ज़िंदगी हर वक्त खतरे में है। बाढ़ के कहर की चपेट में उत्तराखंड भी है। पिछले 5 दिनों से राज्य के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। गंगा समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं और इसके चलते ज़िंदगी मुहाल हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ इन सब के हाईवे बंद हो चुके हैं। जो लोग गए थे वे फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों से कह रहा है कि बहुत इमरजेंसी हो तभी घरों से बाहर निकलें। देहरादून में स्कूल 17 जुलाई तक के लिए बंद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ताकीद कर रखी है कि आप अपने अपने इलाकों में इंतजाम मजबूत रखें। चीन की सीमा के नज़दीक एक गांव है जुमा। वहां बीआरओ का एक पुल था जो टूट गया। उसके चलते उस गांव से बाकी इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों का जो टेम्पो ट्रेवलर था और 2 छोटी छोटी गाड़ियां वो एक गंदे नाले में या कहीं दलदली नाले में फंस गए और फंसते चले गए। नतीजा ये हुआ कि एक महिला तीर्थयात्री समेत 4 लोगों की जान चली गई। जो 7 लोग घायल हुए हैं उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पंचावत और उधम सिंह नगर इन सारे इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने कहर बरपा रखा है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। अगर राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की माने तो कुल 111 गांव डूबे हुए हैं। 40,000 लोग प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ का कोहराम है वे हैं लखीमपुर और धीमाजी। इन दोनों जिलों में बहुत ज़्यादा असर है। ज़िले के 18,000 से अधिक और धेमाजी की लगभग 16,000 लोग प्रभावित हैं। ये दोनों इस बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित ज़िले हैं असम के। सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बर्बाद हो चुके हैं। लगभग 1,500 हेक्टेयर में जो फसल थी वो तबाह हो चुकी है। ये असम का इलाका है जहां आप तबाही की स्थितियां देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बारिश ने हालात ख़राब कर रखे हैं। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और कम से कम 30,000 लोगों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। हालात ज़्यादा ख़राब तब हुए जब हरियाणा ने 1,90,837 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बराज से छोड़ा। दिल्ली में मुसीबतें कैसी हैं ये बताने के लिए मैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास ले चलता हूं। हालात का अंदाजा आपको तब होगा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद किस तरह से बाढ़ की परिस्थिति देखने को मिल रही है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली की यमुना नदी भी उफान पर है। ऐसे में
हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया उसके बाद से जो नदी का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग यहाँ रहते हैं, जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लाइट यहाँ पर नहीं है, लोग अपने छतों पर जो है किसी तरह से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सामने की ओर आप देखिए किस तरह से लोग जो घर में रह रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है, सब सामान भीग चुके हैं, बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे महिलाएं हैं घर में, लेकिन उन सब के बावजूद जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग अपना गुजारा किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। ये जो जल भराव है, जल भराव कब से हुआ और जल भराव के बाद क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई टीम आई, इवैक्यूएशन हुआ, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, थोड़ा बताइए विस्तार में। एक्चुअली पानी तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद रात तक जो हमारे घाट की एक एज है वहाँ तक पानी पहुँच गया था। घर में हमारे रात में आ गया, मतलब हम सो के उठे सुबह 5 बजे तो हमारे घर में था पानी। और उसके बाद सुबह से अभी तक तो कोई ऐसे इवैक्यूएशन की कोई फैसिलिटी या फिर नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मुहैया कराई हुई हो कोई सुविधा, या आप लोग को ये अपील की जा रही है लगातार, ऐसा कहा जा रहा है कि आप सेफ जोन में पहले से हो जाएं, क्या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो देखो हमेशा की तरह एक होता है कि जो भी फोर्सेस हैं वो आके बाहर से बोल के चले आते हैं कि आप यहाँ से जाओ सेफ जोन में, लेकिन सेफ जोन है कहाँ? कोई लेके नहीं जाने वाला है यहाँ से, कोई इवैक्यूएशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई भी? रोड पे थोड़ी जाएगा, अगर कोई जगह हो, कोई फैसिलिटी हो तो जाए भी, रोड पे थोड़ी कोई जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टेंट वगैरह लेके आए हैं, जो ये टेंट लगाते हैं वो भी वाटरप्रूफ नहीं होते, तो आदमी अगर सामान शिफ्ट करे तो बारिश से कैसे बचे? नहीं तो देखिए यहाँ पर अलग अपने चैलेंजेस हैं, जो लोग रह रहे हैं उनके साथ अलग चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। हमने भी एक बार हम यहाँ से अंदर जाने की जब कोशिश किए, इसके अंदर लगभग कमर तक का पानी भरा हुआ है, अंदर सांप निकले, 2 सांप अंदर निकले, एक बाहर निकला, तो उसके बाद अपनी सुरक्षा को ध्यान में देते हुए हम भी थोड़ा सा बैकफुट पे आए। लेकिन बात उनकी सोचिए जो वहाँ पर हर वक्त, यानी कि जिनको 24 घंटे 7 महीना माफ कीजिएगा 7 दिन एक ही जगह काटने, और इस तरह से जब जल भराव की परिस्थितियां होती है तो क्या कुछ चैलेंजेस और बढ़ते हैं। ऊपर की ओर हम एक बार चाहेंगे कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएं, जो ऊपर पन्नियां लगी है वहीं पर अपना आशियाना ये लोग फिलहाल के लिए बनाए हैं। बरसाती कीड़े होते हैं, उसके बाद सांप, और यहाँ पर तमाम कीड़ों की वजह से दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है, तो बड़े चैलेंजेस हैं। तो जलस्तर है वो अभी भी बढ़ रहा है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, और ये यमुना नदी का पूरा तटीय इलाका है। यहाँ पर इनका कहना है ना तो अभी तक कोई इवैक्यूएशन हुआ, ना रेस्क्यू के लिए कोई आया, अपने से जो भी व्यवस्थाएं इन्होंने की है वो की है। अब अगर इससे ज़्यादा पानी बढ़ता है तो कैसी जो है दृश्य होंगे वो देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बाढ़ जब आती है तो जान पे बनाती है और ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में जो बड़ी नदियां हैं, उन बड़ी नदियों का जो बेसिन होता है, यानी कि उनके आसपास का जो इलाका होता है, वो इलाका बाढ़ की चपेट में हमेशा रहता है। जब इन नदियों में उफान आता है बारिश के चलते, या फिर बरसात में जब तेज़ बहाव होता है, तो फिर यह जो बेसिन है, उस बेसिन के आसपास जो भी इलाका होता है वो बाढ़ग्रस्त कहलाता है और वहाँ तबाही होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैप के ज़रिए कि हमारे यहाँ किन किन राज्यों में किन किन नदियों का असर होता है। फ़र्ज़ कर लीजिए अब जैसे उत्तराखंड में गंगा, भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा, ये नदियाँ हैं जो बरसात में ज़्यादा उफान पे आती हैं और तबाही बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ ढहते हैं, रोड टूटते हैं, बस्तियाँ तबाह होती हैं, लोग मरते हैं। ये सब कुछ जो होता है इन नदियों के कारण होता है। जब आप बिहार, उत्तर प्रदेश में गोमती और गंगा, इन 2 नदियों का कहर अक्सर बरपता है। वैसे बिहार जाते हैं तो आप कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा, ये नदियां जो होती हैं बिहार में लगातार कहर बरपाती हैं। कोसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, 2008 में जब बिहार में कोसी का बांध टूटा था तो बड़ी तबाही हुई थी। उसी तरीके से झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां दामोदर नदी कहर बरपाती है। दामोदर नदी के बेसिन में जो बस्ती रहती है, उस बस्ती पर अक्सर बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं। तेलंगाना में गोदावरी, आंध्र प्रदेश में भी गोदावरी, और कर्नाटक में कावेरी और तमिलनाडु में कावेरी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी। इन 2 नदियों में जब बहाव आता है, ये नदियाँ जब उफान पर आती हैं और इनका पानी जब बस्तियों की तरफ घुसता है तो फिर कोहराम मचता है, तबाही होती है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में नर्मदा, गुजरात में नर्मदा, मध्य प्रदेश में भी नर्मदा,
तो यह नदी निकलती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर के फिर जाकर के वो अरब खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों का, ये हमारे देश की जो बड़ी नदियां हैं उनका बेसिन है। लेकिन असम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र चूँकि बहुत बड़ी नदी है, दुनिया की 9 सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र भी आती है, और हिंदुस्तान का इकलौती नदी है वो, जिसको हम नद कहते हैं। वो नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नद है। ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग नाम है उसका, और उसका कहर जो है वो असम और आसपास के जो राज्य हैं उनमें बरपता है। तो ये हमारे देश में अलग अलग नदियों का बेसिन होता है, और उस बेसिन के भीतर या उसके दायरे में जो इलाके होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, आसपास के शहर होते हैं, उन पर बरसात के दिनों में या बाढ़ के दौरान कहर टूटता है, इन इलाकों में कोहराम मचता है। ये हिंदुस्तान है। दुनिया में जितने भी लोग बाढ़ के चलते मारे जाते हैं, 5वां आदमी जो होता है वो हिंदुस्तान का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ से नुकसान क्या होता है। बाकी जो जान का नुकसान, माल का नुकसान होता है, उसको मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा। जानते हैं हमारे देश में तबाही झेलने के मामले में दुनिया भर में जो सबसे खतरनाक जोन वाले देश हैं उनमें से एक हिंदुस्तान है। आंकड़ा कहता है, जिसका जिक्र मैंने किया, कि अगर दुनिया में 5 लोग मरते हैं तो एक आदमी हिंदुस्तान का होता है। 20% जान का नुकसान हमारे यहाँ होता है। हिंदुस्तान की जो कुल ज़मीन है, मैं नदियों की और पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका 8वां हिस्सा यानी कि लगभग 12.5%, तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर ऐसा है जहाँ बाढ़ का अंदेशा बना रहता है। बाढ़ के इलाके ये कहे जाते हैं, कभी बाढ़ आ सकती है। हमारे यहाँ 39 करोड़ की आबादी बाढ़ के खतरे वाले इन इलाकों में रहती है। 39 करोड़, इतनी आबादी, इतनी जनसंख्या चीन के अलावा दुनिया में किसी देश की नहीं है। अमेरिका 36-37 करोड़ का देश। हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर का इलाका प्रभावित होता है। 75 लाख हेक्टेयर। एक अनुमान है कि सालाना 1600 लोग बाढ़ की बर्बादी में जान गंवाते हैं। इसके अलावा मकान, सड़कें, पुल, फसल, रेलवेज, इनको जो नुकसान होता है उसको लेकर के अनुमान कहता है कि 1800 करोड़ का सालाना नुकसान होता है। देश के बाढ़ का जो असर होता है वह सबसे ज़्यादा नदियों के आसपास के ज़िले, जिनको रिवर बेसिन कहते हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उन इलाकों में होता है। बाढ़ आती है, घर उजड़ते हैं, खेत डूबते हैं, लोग भागते हैं, कहीं जाकर ठिकाना बनाते हैं और फिर पानी के उतरने पर लौटते हैं। अगर आप बिहार के इलाके में जाएंगे, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, यह पूरा जो बेल्ट है कोसी के आसपास का, जिंदगी दशकों से ऐसी ही चलती रही है। बसना, बरसात में, बारिश के समय, बाढ़ के समय उजड़ना और फिर आना। पीढ़ियों से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए और साल भर अपने घर में रहने के लिए तरसते रह गए। उजड़ना है और बसना है, यही किस्मत में लिखा है। मकान, कारोबार, फसलों को हुए नुकसान पर एक अनुमान, उसके मुताबिक बाढ़ के चलते भारत में पिछले 6 दशकों में लगभग 4,70,000 करोड़ की चपत लगी है, यानी कि नुकसान हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में उफनती घग्गर नदी का पानी भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि मैं आपको हरियाणा लेकर चलना चाहता हूँ। यहाँ हमारे सहयोगी विपिन एक रिपोर्ट दे रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि हालात कैसे हैं। कुदरत का तांडव इस समय पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ पंचकुला की घग्गर नदी के पुल पर, और आप देख सकते हैं कि ये कहर है प्रकृति का। इस समय ये जो तस्वीर है, ये नदी जो है बहुत लिमिटेड मैनर में, यानी कि बड़े छोटे दायरे में बहा करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो भी इसके आगे बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। और ये नज़ारा पंचकुला के अलावा पूरे हरियाणा और हिमाचल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार हिमाचल से पानी नीचे आ रहा है, और ये धुंधला पानी जो है, मिट्टी रंग का जो पानी है, इसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, सेक्टरों में पानी चला गया। जो पार्क यहाँ पर बने थे, बोटेनिकल पार्क, उनको भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। ऐसे में लोग ये समझ रहे हैं कि ये पिकनिक है, इसके किनारे पहुँच रहे हैं
हरियाणा की पुलिस अब इन पुलों पर तैनात की गई है ताकि लोगों को ऐसी खतरे वाली जगह से बचाया जा सके। वहीं प्रशासन और सरकार को हिदायत ये दी गई है कि आप जो है लगातार ग्राउंड पर रहिए, जिन लोगों को मदद की जरूरत है वो करिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से बैठक की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये रौद्र रूप है और मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को जरूरत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कोशिश करें। ये पहाड़ी रास्ता है जहां से ये नदी आ रही है और दूसरी तरफ का नज़ारा मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको दिखाए। ये जो दूसरी तरफ जो जा रही है ये पंजाब की तरफ ये नदी जा रही है। ऐसे में पंजाब में इतना पानी एक साथ जब पहुंच रहा है तो बनूड़, खरड़, मोहाली के तमाम इलाके जो हैं वो पानी में पूरी तरह से समाते नजर आ रहे हैं। इस नदी का कोई किनारा नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये साथ में एक छोटा सा जंगल हुआ करता था जो कि अब पूरी तरह से नदी की शेप ले चुका है। वहीं पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज पर भी इसी तरह से 3 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी जो है वो इकट्ठा है और जब डैम्स उस हथनी कुंड बैराज के खोले जाएंगे तो परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी। ऐसे में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश जो है इस नदी के उफान का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में लोग अब ये दुआ कर रहे हैं कि अब इंद्रदेव थम जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जो है वो अपना पूरा तांडव बाढ़ के रूप में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अलग अलग इलाकों में बर्बादी दिख रही है। जो नदियां आम दिनों में नालों की तरह होती हैं, दुबली पतली गहरी सी, वे भी इन दिनों में पसर कर विकराल हो जाती हैं। वाटर मैनेजमेंट हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। जिस देश में पीने के पानी का संकट लगातार गहराता जाता हो, उस देश में कई महीनों तक बाढ़ कहर बरपाती है। आप सोचिए कि हालात कैसे एक दूसरे के ठीक उलट होते हैं और पानी कभी कहर बरपाता है और कभी पीने के लिए तरसाता है। जो एजेंसियां क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव पर काम करती हैं, उनका मानना है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसके चलते मौसम में बदलाव आएगा, वह अनियमित होता जाएगा। दूसरी तरफ बढ़ती आबादी लगातार बढ़ती चली जाएगी। नतीजा ये होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से तबाही बेहिसाब बढ़ेगी। इस सदी के आखिर तक यानी कि अगले 70-75 साल में तापमान में 2% का इजाफा होगा और इसके चलते जो नेचुरल डिजास्टर है, यही बाढ़, भूकंप, तबाहियाँ, इनमें 30% का इजाफा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोचिए तब क्या होगा। देश में बांधों की मरम्मत भ्रष्टाचार और लापरवाही का भयावह खेल है। ये जो बाढ़ आती है, नदियाँ उफनती हैं और फिर वो बस्तियों तक दौड़ती हैं, बेहिसाब तबाही करती हैं, उनको रोकने के लिए डैम एक बड़ा आधार है। और डैम को बनाने और उसकी मरम्मत में जो लापरवाही और भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूँ। आप देखते होंगे कि बारिश के समय उससे ठीक पहले बांधों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है और जब बारिश आती है तो जो मरम्मत हुई पड़ी रहती है वो सारी धुल करके पानी के साथ बह करके निकल जाती है। फिर बांध के टूटने का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभार टूट भी जाता है। मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ। बिहार के जल संसाधन विभाग की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि विभिन्न नदियों पर बने बांधों में पिछले 3 दशकों में 400 से ज़्यादा दरारें आईं। बाढ़ का कारण वो दरारें बनी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांधों का निर्माण बांध का टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। जो बाढ़ का टेम्पररी सॉल्यूशन बांध बनाना नहीं है, लेकिन इसके आगे कोई ठोस प्लान दिखता भी नहीं है। 2008 में जो कोसी में बाढ़ आई और जो बड़ी तबाही हुई, उसके बाद जितने भी वादे हुए सारे धरे के धरे गए। मास्टर प्लान बनेगा, टास्क फोर्स बनाई गई। हर चुनाव में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के कई उपाय किए जाएंगे, इस तरह के वादे किए जाते रहे, मगर हालात जस के तस हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बिहार में कोसी में जो बाढ़ आई 2008 की, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आया और बाकी जगहों से जो पैसा आया, उसका क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। जब जब बाढ़ का कहर टूटता है तो नदियों को जोड़ने की योजना का जिक्र चल पड़ता है। हमारी आदत है
जब मुसीबत आ जाती है, मुसीबत में हम गिर जाते हैं, तो फिर याद आता है कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो फेज वाइज सॉल्यूशन की तरफ हम कभी बढ़ते नहीं, इसलिए ऐसी मुसीबतें आपको दिखती हैं, ये तबाहियाँ दिखती हैं। लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, लोग बह जाते हैं, गाड़ियाँ बह जाती हैं, बस्ती बह जाती है, घर के घर बह जाते हैं। ये नदियों को जोड़ने का जो आइडिया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आया। बाद में केंद्र सरकार ने फिर से देश की 31 नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इसमें पंगा ये है कि इसके लिए सभी राज्यों को मिलकर के काम करना होगा, जिन राज्यों से नदियां गुजरती हैं। और ऐसा हो सके हिंदुस्तान में तमाम राज्यों को देखते हुए, वहाँ जो सरकारें हैं उनको देखते हुए बहुत मुश्किल सा है, गुंजाइश कम दिखती है। ऊपर से जो लोग नदियों को जोड़ने के लिहाज से, यानी कि कैनाल जहाँ से ले जाई जाएगी उस इलाके से विस्थापित किए जाएंगे, उनसे निपटने के लिए, उनके मुकदमों को झेलने के लिए, उन मुकदमों से निपटने के लिए सरकार संकल्प के साथ, मजबूती के साथ, प्लान के साथ आगे बढ़े, यह भी आसान बात नहीं। इसलिए नदियों को जोड़ने का प्लान हिमालय पार करने जैसा है, मगर नामुमकिन नहीं है। देश की नदियों को आपस में जोड़ने के पीछे आइडिया ये रहा कि मॉनसून के वक्त जब नदियों में उफान आएगा, पानी जब बढ़ेगा, वो चढ़ेगा, तो उस पानी को लिंक कैनाल के जरिए सूखे इलाकों की तरफ डाइवर्ट किया जा सकेगा। इससे एक तो जो उफान वाली नदियां हैं उनके आसपास जो तबाही हो सकती है वो रोकी जा सकती है, और दूसरा ये कि जिन इलाकों में पानी का संकट है वहाँ पीने और सिंचाई के लिए पानी भेजा जा सकता है, मुहैया कराया जा सकता है। मगर फिर सवाल वही, इसके लिए बहुत मजबूत संकल्प वाली सरकारें चाहिए और राज्यों की तरफ से मजबूत सहयोग भी। एक अनुमान है कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 15,000 किलोमीटर लंबी नई नहरें खोदनी होंगी ताकि इसमें पानी स्टोर किया जा सके। इसके लिए हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन जैसी तमाम जो बड़ी नदियां हैं उन तक लिंक नहर खोदना और ज़रूरी जगहों पर डैम बनाना ये आवश्यक होगा। अटल सरकार के समय ही इस परियोजना पर 5,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। आज की तारीख में वह कई गुना बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जो पर्यावरण के जानकार हैं वो मानते हैं कि बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए ठोस योजनाओं की ज़रूरत है। मसलन छोटे छोटे रिजर्वायर बनाना, बांध बनाकर और लिंक नहर बनाकर पानी बढ़ने पर उन्हें डाइवर्ट करने के रास्ते बनाना, और निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए, हर साल बाढ़ से तबाह हो रहे लोगों के लिए ऊंची जगहों पर उनको शिफ्ट करना या उनके इलाकों को घेरने के लिए बांध बनाना और उन इलाकों से पानी निकालने के लिए बड़े पंप लगवाना। ये सारे इंतज़ाम करने होंगे बाढ़ का खतरा पैदा होने से पहले ही लोगों को बचाने की खातिर, वरना बाढ़ की बर्बादी की भयावह तस्वीरें देश का एक हिस्सा देखेगा और एक हिस्सा भोगेगा। जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में बाढ़ है और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो कोहराम है, तबाही है, कुदरत का कहर है। इससे बचने के रास्ते हैं, मगर हर साल देश उसको भोगता है। सवाल ये है सरकार के स्तर पर और जनता के स्तर पर हम कितने सजग हैं और इसे निपटने के लिए कितने मजबूत संकल्प हैं। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।